नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल 8127 आदित्य एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले आज हम टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी विषय का टॉपिक पढ़ेंगे व्यंजन, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में आपने स्वर पढ़ रखा है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने स्वर पढ़ा था। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं व्यंजन के बारे में जानेंगे, व्यंजन के प्रकार जानेंगे, व्यंजन क्या होते हैं जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता वे व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता के बिना, जैसे आपने इसमें जब स्वर पढ़ा था, स्वर के क्या होता है कि स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं, वो किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बने होते हैं। जैसे मान के स्वर क्या था, जैसे आ, वो क्या था कि किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बना था। अब यहाँ पे व्यंजन क्या होता है? व्यंजन जो है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता वे व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन आ से मिलकर बना होता है। तो व्यंजन कहाँ से होते हैं? का से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से? का से। अब जो का है, तो ये का आपको तो ऐसे लग रहा है कि का तो केवल ऐसे ही लग रहा है, ये तो किसी से बना नहीं दिख रहा है, मगर का को हम तोड़ लेते हैं। कैसे? का को तोड़ लेते हैं तो का हलंत लगाते हैं जब, तो समझ लो ये आधा का हो गया। या का से क्या हो गया? अलग हो गया, आ अलग हो गया। का से अलग हो गया क्या? आ। तो क्या हो गया? तो जो आप देख रहे हैं कि का जो है किससे मिलकर के बना है? ये आ से मिलकर के बना है। और जब इसको हम अलग करते हैं तो का के नीचे हलंत लग जाता है और आ अलग हो जाता है। तो व्यंजन क्या होते हैं कि व्यंजन स्वरों की सहायता, स्वर की सहायता से मिलकर के बने होते हैं। तो अब व्यंजनों के हम प्रकार जानते हैं। व्यंजन के कौन कौन से प्रकार हैं? इन प्रकार से संबंधित क्वेश्चन बहुत आपको हर परीक्षाओं में मिल जाते हैं। दोस्तों, प्रकार हम शुरू करते हैं व्यंजन के। पहला प्रकार जो है, इसमें इनके प्रकारों को कई भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला आपका भाग जो है वह उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कैसे? उच्चारण स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जब हम व्यंजनों को वर्गीकृत करते हैं तो पहला क्या आता है आपका? पहला आता है काकल्य व्यंजन। पहला कौन सा आता है? काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन। अब ये काकल्य व्यंजन क्या होता है? काकल्य व्यंजन कई परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। काकल्य व्यंजन क्या होता है? काकल्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है। क्या होता है? मुंह में आप जानते हैं कि मुख गुहा पाई जाती है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और श्वास वायु क्या है कि कंठ से कैसे झटके के साथ बाहर निकलती है। जैसे व्यंजन कौन सा है? व्यंजन है हा। जब आप हा का उच्चारण करते हैं तो देखते हैं हा करते ही मुख गुहा खुल जाती है और जो हा का उच्चारण है, जो उसकी श्वास वायु से आता है, उसे झटके से के साथ हा बाहर निकलता है। तो काकल्य व्यंजन कौन सा है? काकल्य व्यंजन है आपका हा। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया है कि काकल्य व्यंजन कौन सा है। दूसरा प्रकार कौन सा है आपका? दूसरा प्रकार है कंठ। दूसरा कौन सा है? कंठ। जिन व्यंजनों का उच्चारण किससे होता है? कंठ के माध्यम से होता है, वे सभी क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन कौन से हैं? जैसे क। अब जब क का उच्चारण करते हैं तो देखते हैं कि श्वास किससे? कंठ से इसका उच्चारण होता है। का के बाद क्या है? ख। ख के बाद ग। ग के बाद घ। उसके बाद क्या आता है? घ। उसके बाद ये। उसके बाद अगला जो आपका टाइप आता है वो है तालव्य व्यंजन। कौन सा? तालव्य व्यंजन। अब तालव्य व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण हमारी किससे होता है? तालु से होता है। मुंह में, ये सभी मुंह के भाग हैं, इसलिए उच्चारण स्थान के आधार पर हैं ये। तो तालु से जिनका उच्चारण होता है वो कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, ञ। ये जो पंचमाक्षर हैं इनका प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है। उसके बाद तालव्य के बाद आता है अगला प्रकार जो आता है वो है मूर्धन्य। मूर्धन्य
जिनका उच्चारण हमारे किससे, मूर्धा से होता है। मूर्धन्य कौन कौन से हैं, वो है ट, ठ, ड, ढ और अड़ा। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। उसके बाद अगला टाइप जो आता है मूर्धन्य के बाद आता है दंत व्यंजन। कौन से, दंत, दंत व्यंजन। दंत, इसके बाद टा के बाद कौन सा वर्ग आता है आपका, ता वर्ग। तो यहाँ पे ता वर्ग के व्यंजन होते हैं, ता वर्ग के, ता, थ, द, ध और ना। उसके बाद अगला टाइप जो आता है दंत के बाद आता है ओष्ठ। कौन सा, ओष्ठ। ओष्ठ में कौन सा आते हैं आपके, ओष्ठ में आ जाते हैं आपके प, फ, ब, भ और मा। तो ये कौन से थे, कंठ, जिनका उच्चारण कंठ से होता है, ये आपका कावर्ग हुआ, इन्हें हम कावर्ग के व्यंजन कहते हैं। उसके बाद जिनका उच्चारण तालु से होता है, तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, इनका चावर्ग होता है। उसके बाद जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है, वो सभी मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं, इनको टावर्ग, टावर्ग के व्यंजन कहते हैं। उसके बाद अगला टाइप होता है दंत व्यंजन, जिनका, उसके बाद अगला जो है आपका ओष्ठ व्यंजन। तो ये सभी ये जो वर्ग के पहले अक्षर होते हैं, इन्हीं के नाम से वर्ग बनता है, जैसे कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग और तावर्ग और पावर्ग। तो इसी तरह इनका यदि हम इनसे संस्कृत विषय से कंपेयर करें तो यही संस्कृत में क्या कहलाते हैं आपके उदित। उदित को क्या कहते हैं, कुचुटुतुपु। आपका होता है आपका कुचुटुतुपु, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कु हो जाता है, चू हो जाता है, टू हो जाता है और तू और पू। तो वहाँ पे उदित के जो ये आपके 5 उदित होते हैं, इन्हीं के माध्यम से उच्चारण स्थान होता है। और यही जो आपका कुचुटुतुपु है, इन्हीं के माध्यम से उच्चारण होता है। तो अभी हम जानेंगे, तो वहां से भी उससे याद सही से हो जाता है। उसके बाद अगला जो आपका प्रकार आता है वह उच्चारण प्रयत्न के आधार पर होता है। अगला जो भाग है वो क्या है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन होते हैं। पहला प्रकार जो आपका है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, स्पर्श व्यंजन में मैंने अभी आपको वर्ग बताए थे, का वर्ग से लेकर के कितने, पा वर्ग तक, का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक के जो व्यंजन है किसमें आते हैं, आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं। का वर्ग से लेकर के पा वर्ग के व्यंजन केवल अनुनासिक को छोड़ करके किसमें आते हैं, आपके आते हैं स्पर्श व्यंजन में। अगला जो आपका प्रकार है वो है आपका ऊष्म व्यंजन। अगला जो है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या है, ऊष्म व्यंजन के बारे में पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। ऊष्म व्यंजन में जो श्वास है मुख के अंगों से रगड़ खाते हुए निकलती है। इसमें क्या है, जो श्वास वायु होती है मुख के अंगों से क्या करती है, रगड़ खाते हुए निकलती है, तभी ये क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, आपका पहला स, ये वाला स, उसके बाद स, और अगला जो होता है वो है ह। अब हाँ पे क्वेश्चन होता है, ये काकल्य व्यंजन भी है, क्योंकि वहां पर भी क्या होता है, मुख झटके से बाहर निकलती है, यहाँ पर क्या है, रगड़ खा के निकलती है। तो मतलब हाँ क्या है, हाँ आपका उसमें भी है और काकल्य व्यंजन भी है। उसके बाद जो अगला आपका टाइप आता है व्यंजन उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, अगला टाइप है आपका पार्श्विक व्यंजन। कौन सा, पार्श्विक। कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में इन व्यंजन के प्रकारों से मान के क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। ज्यादातर ऊष्म व्यंजन से मिलते हैं, स्पर्श व्यंजन से बहुत कम आते हैं। ऊष्म व्यंजन से कई बार क्वेश्चन होता है। मान के कभी ये सा दे देंगे और बोलेंगे इसमें इसको दे देंगे ऑप्शन में, बोलेंगे उसमें व्यंजन कौन सा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अगला जो आपका टाइप है वो है पार्श्विक व्यंजन। अगला क्या है, पार्श्विक, पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं कि जब श्वास वायु जीभ के दोनों बगल से निकलती है,
जब श्वास वायु जीभ के दोनों बगल से होकर के निकलती है तो क्या कहलाते हैं? पार्श्विक व्यंजन। और पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला। पार्श्विक व्यंजन होता है ला। एक और प्रकार आता है इसी से मिलता बिल्कुल सेम खाता हुआ, क्या है आपका? लुंठित व्यंजन। कौन सा? लुंठित। लुंठित, लुंठित व्यंजन। अब लुंठित व्यंजन होता है आपका रा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है परीक्षा में कि जो आपका पार्श्विक व्यंजन है वो है ला, और जिसमें ला आना चाहिए, कहने मतलब लोगों को ये रहता है कि लुंठित है तो इस लुंठित में ला होगा, मगर लुंठित में क्या होता है? लुंठित में होता है आपका रा, ला नहीं होता है। तो जो ला है वो है पार्श्विक व्यंजन, और लुंठित की जब बात आए तो इसके तुरंत आप अपोजिट चले जाना, और लुंठित के में क्या लगा देना? आप रा लगा देना। तो लुंठित व्यंजन है आपका रा, और पार्श्विक व्यंजन है ला। इससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिलते हैं, तो वहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि पार्श्विक व्यंजन में और लुंठित व्यंजन में। तो लुंठित व्यंजन आपका रा है, और जो आपका पार्श्विक व्यंजन है वो है ला। उसके बाद अगला टाइप जो है उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से? उत्क्षिप्त व्यंजन। अगला टाइप है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या होता है? जब जीभ की नोक कठोर तालु के साथ झटके से टकराकर नीचे आती है, तब कौन से होते हैं आपके? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? आपका पहला ये ंगा, और दूसरा क्या है? अड़। ये क्या है? ये हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। ये क्वेश्चन इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्क्षिप्त व्यंजन। इससे भी क्वेश्चन ये उत्क्षिप्त व्यंजन करके ऑप्शन में गए, ये दो इसमें से एक रहेगा, आपको उत्क्षिप्त व्यंजन लगाना होता है। उसके बाद अगला प्रकार है जो है अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन। अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद क्या आता है? आपका अंतस्थ व्यंजन। अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन। अब ये इतना बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जो आपका अर्धस्वर है, अर्धस्वर, इसी को दो भागों में, दो नामों से जानते हैं। एक आपका अर्धस्वर भी जानते हैं, दूसरा अंतस्थ भी जानते हैं। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। कहीं कहीं पे जब आपका पेपर का लेवल जब कठिन बनता है तो वहां पे क्या अंतस्थ नहीं, क्योंकि अंतस्थ सभी जानते हैं, क्या अर्धस्वर पूछ लेते हैं कि इसमें निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है। तो इसमें अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? आपका या और वा, या और वा, या और वा। इसमें क्या आता है? श्वास वायु अवरोधित रहती है इसके इनके उच्चारण में। उसके बाद आता है अनुनासिक व्यंजन। कौन से? अनुनासिक आते हैं। अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन क्या आता है आपका? अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं, प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर। मैंने अभी जब आपको स्पर्श व्यंजन पढ़ाया था, या उच्चारण स्थान के यहाँ पे कंठ, ताल, मूर्धन्य और दंत और ओष्ठ व्यंजन पढ़ा रहे थे, उसमें जो आपका पंचम अक्षर थे, पहले वर्ग में कौन सा पंचम अक्षर था? क ख ग घ अंग। उसके बाद क्या था? च छ ज झ य। उसके बाद क्या था? ट ठ ड ढ ड़। उसके बाद त थ द ध न। उसके बाद अगले वर्ग में क्या था? पा वर्ग में प फ ब भ म। प फ ब भ म। तो प फ ब भ म में अब ये जो पंचम अक्षर आए थे बिल्कुल आखिर में, ये क्या है आपके? यही है अनुनासिक व्यंजन। ये क्या है आपके? 5 पंचमाक्षर अनुनासिक व्यंजन। उसके बाद जो आपका अगला टाइप है वो है घोष या सघोष व्यंजन। घोष या सघोष व्यंजन। घोष या सघोष व्यंजन। घोष को और क्या कहते हैं? सघोष भी कहते हैं। घोष या सघोष व्यंजन। घोष या सघोष व्यंजन क्या है? इनके उच्चारण में फेफड़ों से श्वास वायु स्वरतंत्र से कंपन करती हुई निकलती है। उसके बाद होते कौन कौन से हैं? ये आपके उदाहरण प्रत्येक वर्ग के 3, 4, 5 व्यंजन, मतलब तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन, और या, रा, ला व ह। प्रत्येक वर्ग के तीसरे और चौथे और 5वें व्यंजन। प्रत्येक वर्ग के मतलब अभी आपको बताया था क वर्ग, इस तरह चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग में। तो इसमें क्या क्या? तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और 5वां अक्षर प्रत्येक वर्ग का। अब प्रत्येक वर्ग का मतलब का वर्ग का हम तीसरा अक्षर लेते हैं, क, ख, ग, घ और अंगा। तो क्या कह रहा है? तीसरा, चौथा और 5वां। तीसरा, चौथा और 5वां, ये क्या है आपके? हैं घोष या सघोष।
क्या है, घोष या सघोष, घोष या सघोष। इसी तरह अगले वर्ग में देख लेते हैं। अगले वर्ग में चा वर्ग हो गया आपका, चा के बाद छ वर्ग, छ, छ के बाद ज, झ और या। तो इसमें कौन से आपके घोष या सघोष हुए, ये आपके तीनों, ये और या, ये क्या हो गया आपके घोष या सघोष। इस तरह प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें जो आपके वर्ण हैं ये क्या हैं आपके, ये आपके घोष या सघोष। एक और आता है आपका य र ल व ह, य र ल व और ह, ये भी क्या है, ये घोष या सघोष व्यंजन है, घोष या सघोष व्यंजन है। उसके बाद अगला जो टाइप है आपका अघोष व्यंजन। वहां पे था आपका घोष या सघोष, अब है आपका अगला क्या है, अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन क्या है, अघोष व्यंजन है कंपन करती हुई, इसमें क्या होता है, इनके जो फेफड़ों से वायु है वो कंपन करते हुए नहीं निकलती। उसमें क्या होता था, घोष में क्या था, उसमें फेफड़ों से जो श्वास वायु थी वो कंपन करते हुए निकलती थी। इसमें क्या होता है घोष में, इसीलिए इसे अघोष कहा गया कि इसमें जो श्वास वायु है फेफड़ों से कंपन करती हुई नहीं निकलती है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसमें आते हैं प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय व्यंजन, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय, जैसे आपका क और ख, उसके बाद च और छ, उसके बाद ट और ठ, त और थ, प और फ, ये क्या है, ये सभी व्यंजन क्या हैं, ये आपके अघोष व्यंजन है। उसके बाद अगला इसमें कौन सा आता है, अगला आता है आपका सभी उष्म, स और स, ये सभी किसमें आएंगे, ये आएंगे आपके अघोष व्यंजन में। उसके बाद दो अन्य प्रकार भी हैं, जैसे अल्प प्राण। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं, दूसरा प्रकार है आपका अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं, श्वास बल का, इसमें इनके उच्चारण में श्वास बल का अधिक प्रयोग होता है, किसमें, अल्प प्राण व्यंजनों में। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय और प्रथम तृतीय और व्यंजन और यारा लव, प्रथम प्रथम क और खा के बाद ग और जैसे य र ल और व, ये कौन से हैं आपके अल्प प्राण व्यंजन हैं। कौन कौन से अल्प प्राण व्यंजन हैं, इसमें या र ल व को अलग कर दें तो प्रत्येक के पहला और तीसरा, जैसे च, छा की जगह पर क्या है ज, टा की जगह पर ठा के बाद ड, तो ये वाले जो व्यंजन कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और तीसरे वर्ण क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण व्यंजन। दूसरा क्या है, महाप्राण व्यंजन, कौन सा, महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन, इसमें इनके क्या होता है, इनके उच्चारण में अधिक श्वास बल का प्रयोग होता है, इनके उच्चारण में अधिक श्वास बल का प्रयोग होता है। इनमें कौन कौन से आते हैं, इनमें आते हैं प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन, प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे, जैसे ख, उसके बाद गा नहीं था, उसके बाद घ, उसके बाद छा की जगह पर छ के बाद जा नहीं झ, तो ये कौन कौन से ये हैं आपके महाप्राण व्यंजन। और इसमें और भी आते हैं कौन कौन से, अंगा और ढ, ये भी इसी में आते हैं महाप्राण व्यंजन की श्रेणी में। तो दोस्तों अभी आप व्यंजन पढ़ रहे थे, व्यंजन के बारे में पढ़ रहे थे। इस तरह यदि आप इनको हिंदी के माध्यम से याद कर लें तो अच्छी बात है, वरना संस्कृत में याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। जितने भी व्यंजन के उच्चारण स्थान हैं, व्यंजन क्या, स्वरों के उच्चारण स्थान या व्यंजनों के स्थान उच्चारण स्थान, सब आप संस्कृत में जो सूक्तियां हैं उच्चारण स्थान की, उनके माध्यम से आप बिल्कुल अपनी जीभ पर रख सकते हैं। हर वक्त हर व्यंजन, हर स्वर का उच्चारण स्थान अपने जीभ पे रख सकते हैं। जैसे उसमें कौन कौन सी सूक्तियां हैं, जैसे पहला बताते हैं, पहला है आपका अकुह विसर्जनीय नियम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम नियम कंठा। इसमें आपका पहला ये आ हो गया। उसके बाद कु मैंने बताया था, जैसे का वर्ग होता है इसी तरह उसमें कु वर्ग उदित होता है। उसमें का वर्ग के हा और विसर्ग, ये सभी इनका उच्चारण क्या है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो इसका यही मतलब है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, मतलब कि आ का, कु का और हा का, विसर्ग का, इनके सबके उच्चारण स्थान क्या होते हैं, कंठ होते हैं। तो इस हिसाब से भी आप सारी ये सारी सूक्तियां आप संस्कृत सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, जब संस्कृत में
हम व्यंजनों या स्वरों का उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे तो उसमें भी सारी ये सूक्तियाँ उसमें डिस्क्राइब करेंगे, कायदे से उसमें बताएंगे। तो कहना का मतलब ये संस्कृत के माध्यम से इसको आप याद करते हैं तो है सेम वही बिल्कुल है, थोड़ा बहुत अंतर है केवल, मगर इससे हिंदी की अपेक्षा उसमें जल्दी याद हो जाएगी। तो यदि आप सारी उसकी बात करें तो 8 या 10 सूक्तियाँ आपको याद करनी होंगी, उसके माध्यम से आप सारे उच्चारण स्थान अनुस्वार से लेकर के सब कुछ आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट करिए। मिलते हैं हम हिंदी के अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तो जय हिंद।